हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं टेंजेंट नॉर्मल का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में टेंजेंट एंड नॉर्मल के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा पहले रिवीजन देख लेते हैं ना, जो कल हम आपको बताए थे। ठीक है, डी बाई डी एक्स के बारे में बताए थे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी कर्व के टेंजेंट के स्लोप को, है ना। ये डी बाई डी एक्स जो है ना, किसी कर्व के टेंजेंट के स्लोप को दिखाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कर्व है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एट दे दीजिए, एट एक्स कॉमा वाई पॉइंट, है ना। एक्स कॉमा वाई पॉइंट का मतलब क्या? एक्स कॉमा वाई जो है ना, इस कर्व पर जो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट है, हर एक के कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है। ये बात आप याद रखिएगा। जैसे यहाँ भी एक्स कॉमा वाई होगा, यहाँ का भी कोऑर्डिनेट आप ले सकते हैं, यहाँ का भी एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, क्योंकि एक्स कॉमा वाई जो है ना वेरिएबल पॉइंट है। समझ में आया क्या? हम आपको बता दिए हैं, इस कर्व पर देखिए टेंजेंट जो हम खींचे हैं, तो कर्व पर जो हम टेंजेंट खींचे हैं किसी न किसी पॉइंट से खींचे होंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए अल्फा बीटा है। अब यदि आपको इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है ना, खास करके मतलब इस टेंजेंट का यदि स्लोप आपको चाहिए तो क्या कीजिए, इस कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कीजिए। चूंकि कर्व के इक्वेशन को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इस कर्व पर जितना डी बाई डी एक्स का मतलब क्या, इस कर्व पर जितना भी टेंजेंट खींचा जाएगा हर एक के स्लोप को दिखाएगा। लेकिन मेरे को इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो करना कुछ नहीं है, बस डी बाई डी एक्स आप निकाल लीजिए, है ना। और उसमें क्या कीजिए, ये पॉइंट रख लीजिए। यदि आप ये पॉइंट रख लेंगे तो साफ साफ पता चल जाएगा मेरे को कि इस पॉइंट से जो टेंजेंट गया है ना, उसी का स्लोप निकला है ये। ठीक है, अब जैसे आगे चलिए, जैसे यहाँ से देख लेते हैं, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए ये P है और ये Q है ना। अब इस टेंजेंट का स्लोप मेरे को चाहिए। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? इसका स्लोप हो जाएगा, इसका भी स्लोप डी बाई डी एक्स ही होगा। बस आप तो ऐसे समझिए टेंजेंट का स्लोप डी बाई डी एक्स। जहाँ कहीं भी टेंजेंट का स्लोप आपसे पूछा जाए, आप कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब जैसे मान लीजिए मेरे को इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए, इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो करना क्या है, डिफरेंशिएट तो कर दिए। ये तो इस पर जितना भी टेंजेंट होगा हर एक के स्लोप को दिखाएगा, लेकिन मेरे को इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो करना कुछ नहीं है, बस इस पॉइंट को पिला देना है इस कर्व मतलब डी बाई डी एक्स को, है ना। क्या आ जाएगा, आपको इस टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। ठीक है ना। और भी बहुत सारा टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए, चलिए यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं ना, इसका स्लोप मेरे को चाहिए, इसका स्लोप चाहिए, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, इसका भी स्लोप डी बाई डी एक्स ही आएगा। मतलब कर्व के इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। बस यहाँ का पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि आपको पता नहीं है तो मान लेते हैं x1 कोमा y1। बस आपको यहाँ पर करना क्या है, x1 कोमा y1 रख देना है। ठीक है ना, बस यही तो है। आपको सीधा सीधा याद रखना है, डी बाई डी एक्स रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एट एक्स कोमा वाई पॉइंट, है ना। x कोमा वाई पॉइंट पर के टेंजेंट के स्लोप को दिखाता है डी बाई डी एक्स। एक्स कोमा वाई की जगह पर आप क्या कीजिए, अल्फा बीटा रखेंगे, तो क्या करना है आपको, अल्फा बीटा केवल आपको डी बाई डी एक्स में रख देना है। ठीक है ना। चलिए हम थोड़ा सा एक चीज और लिख देते हैं। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 में डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा कॉमा बीटा किस चीज को दिखाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। मतलब क्या, ये जो आपको दिख रहा है ना डी बाई डी एक्स एट अल्फा कॉमा बीटा, ये दिखाता है किसी कर्व के टेंजेंट का स्लोप अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट पर का। मान लीजिए यही y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ ऐसे हम आपको बता दिए हैं, बट यहाँ फिर से बता देते हैं। यहाँ का कोऑर्डिनेट मान लीजिए अल्फा कॉमा बीटा है, तो इसका जो स्लोप हो जाएगा ना, क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स
ठीक है। यदि आप इस चीज़ को यहाँ नहीं देते हैं तो मेरे को ये पता नहीं चल पाएगा किस टेंजेंट का स्लोप का हम बात कर रहे हैं, इस टेंजेंट का स्लोप का बात किए कि इस टेंजेंट के स्लोप का बात किए कि इस टेंजेंट के स्लोप का बात किए। समझ में आया क्या? याद रखिएगा, ये नहीं कि dy/dx निकाल ली तो टेंजेंट का स्लोप मेरे को मिल गया, नहीं। अब आपको किस टेंजेंट का स्लोप निकालना है ये चीज़ आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, थोड़ा सा नॉर्मल के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये हो गया क्या, इस पॉइंट पर इस कर्व का नॉर्मल, इसका स्लोप जब आपको निकालने के लिए दिया जाएगा तो आप कैसे निकालेंगे? -1 बाय टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप होता है dy/dx, है ना। इसी पॉइंट को आप रख लीजिए। देखिए कल हम आपको बताए थे एक चीज़ और, ज्योमेट्रिकल इसका मीनिंग है ना। सीधा सीधे आपको तो इतना ही रटना है, dy/dx क्या कर रहा है, किसी कर्व के टेंजेंट के स्लोप को दिखाता है। बस सीधा सीधे जिस पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप निकालना है उसको उसमें रख देना। और एक चीज़ और बताए थे, उसका भी रिवीजन हम करा ही देते हैं बच्चे लोगों को। मान लीजिए पॉइंट ए है, यहाँ पर मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करना है ना। तो जस्ट इसके चूंकि टेंजेंट ड्रॉ कर लेने से नहीं हुआ, टेंजेंट का स्लोप मेरे को चाहिए, तो 2 पॉइंट आपको चाहिए ना कर्व पर या उस लाइन पर। जब तक आपको टेंजेंट पर 2 पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक आप इसका स्लोप नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए इसी कर्व पर ए के जस्ट आगे का एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और उसको वहाँ से मिला देते हैं। स्ट्रेट लाइन खींचा जाएगा, आप जानते हैं किसी कर्व का जो टेंजेंट होता है एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है ना। तो पॉइंट ए के जस्ट आगे का पॉइंट बी है, मान लीजिए जस्ट आगे का पॉइंट है, तो काफ़ी फिगर को जूम कर लिए है ना, और बी को आप यहाँ देखिए, लेकिन बी यहाँ का पॉइंट नहीं है, बी यहाँ का पॉइंट है, जस्ट आगे का पॉइंट है। इतना तो आप समझते हैं ना। इसको यहाँ से क्या कीजिए, मिला लीजिए, ठीक है। अब जब तक यहाँ का और यहाँ का कोऑर्डिनेट नहीं निकलेगा तब तक आप इसके स्लोप नहीं निकाल पाएंगे। और मान लीजिए इसका स्लोप जो है ना m है, ठीक है। और dy/dx के बारे में हम आपको बता दिए हैं डिफरेंशिएशन में ही। dy/dx इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 या h टेंस टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) बाय डेल्टा x, या नहीं तो आप ये चीज़ भी बोल सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) बाय h। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, है ना, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, ये कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं है, आप कहीं भी ए ले सकते थे, यहाँ लेते इसके जस्ट आगे का पॉइंट बी लेते, यहाँ लेते इसके जस्ट आगे का पॉइंट लेते। यदि आपको ऐसा महसूस हो जाए कि ए जो है ना मूविंग पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, कहीं भी आप ले सकते थे, तो उसके कोऑर्डिनेट को आप x, y लीजिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x, y, और चलिए y को क्या कर लेते हैं, ये कर्व का इक्वेशन है y इक्वल्स टू f(x), तो इसको y को x के टर्म में ही लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा कर लिए। और देखिए यहाँ पर पॉइंट बी जो है ना, पॉइंट ए के जस्ट आगे का पॉइंट है, स्वाभाविक है यहाँ का कोऑर्डिनेट यदि x है तो x प्लस 0.1 यहाँ का कोऑर्डिनेट हो सकता है। बी का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखेंगे, बी का कोऑर्डिनेट आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 0.1 या 0.01 या 0.001, है ना, मतलब ऐसे आप लिखेंगे। अरे थोड़ा सा इससे आगे का पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट इसका 0.1 या 0.001 से इंक्रीज हो जाएगा ना। समझ में आया क्या? और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, एक्स में चेंज। एक्स में चेंज का मतलब डेल्टा एक्स बोल सकते हैं आप, या एच बोल सकते हैं, ठीक है ना। एच एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। डेल्टा एक्स का मतलब क्या, एक्स में बहुत कम चेंज। देख लीजिए यहाँ पर एक्स मान लीजिए ये है, 0.1 से एक्स को चेंज करेंगे तो आप बोल सकते हैं डेल्टा एक्स। इस चीज़ को 0.1 को 0.001 को, या आप एच बोल सकते हैं, आपका जो मन है आप वो कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो भी है ये आपको क्या दिख रहा है, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो आप इसको बोल सकते हैं बी के कोऑर्डिनेट को यहाँ x प्लस एच। एक्स प्लस एच, एच क्या है, एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है जो 0.1 होगा, 0.001 होगा, ठीक है। अब आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है। देखिए कल भी हम एक क्वेश्चन किए थे, है ना, आज मेरे को ये लेने का मतलब ये है, ठीक है, कि आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाए। जैसे हम बोले थे ना कि यदि किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपको पता रहे, y कोऑर्डिनेट निकालना रहे, तो ये जो आप देख रहे हैं जो फंक्शन है उसमें क्या कीजिए, x के जगह पर x का मान डालिए और y का वैल्यू निकालिए।
यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट पता है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मेरे को मालूम है, और वाई कोऑर्डिनेट यदि निकालना रहता है तो इसी पॉइंट को इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डाल देंगे, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। सही है ना। अब जैसे देखिए इस टेंजेंट पर 2 पॉइंट मेरे को मिल गया। अब आप आराम से स्लोप बता सकते हैं, एम ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम ऑफ ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, और यहाँ पर एच टेंस टू आप कर लीजिए 0 प्लस। ठीक है ना। 0 प्लस क्यों, 0 प्लस इसलिए कि इसके जब आगे का पॉइंट आप लेंगे तो 0.01, 0.001, 0.001 है ना, ये आपको दिखेगा h। तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। और इसी चीज को देखिए क्या बोलते हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स। अब यहां ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 1, है ना। मतलब x इक्वल्स टू 1 पॉइंट पर इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप मेरे को चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए m टेंजेंट कर लेते हैं। m टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x बाई एच। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पर जब आप रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय h। इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम आपको बताए हैं, क्या कीजिए, एक बार आप टोपी को हटाइए, देखिए यहाँ पर x प्लस एच माइनस एक्स है, x कटेगा तो h बचेगा, नीचे h है। ठीक है ना। मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले के टर्म में लिख सकते हैं। अर्थात आप ऐसे सोच सकते हैं इस चीज़ को, एक फॉर्मूला आप याद कीजिए, x का पावर n माइनस a का पावर n बाय x माइनस a का लिमिट बताए थे n इंटू a का पावर n माइनस 1। क्या ये बात आपको याद आ रही है। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये लिख देंगे इसको क्या, x प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय x प्लस एच माइनस एच। क्या आपको इस फॉर्मेट पर दिख रहा है ये, x का पावर n माइनस a का पावर n बाय x माइनस a। अरे आप देखिए अच्छे से, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, n इंटू, मतलब n इंटू का मतलब 2 इंटू एक्स के पावर में 2 माइनस 1, इसका मतलब क्या आ गया 2x। टेंजेंट का स्लोप आ गया ये, क्या आ गया, m टेंजेंट कितना 2x, लेकिन आपको m टेंजेंट निकालना है कब, जब x इक्वल्स टू कितना होगा 1, तो 2 इंटू 1 दिस इज 2। अब कोई आदमी ऐसे करके टेंजेंट का स्लोप निकाले, ध्यान दीजिएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कल मेरे पास उतना टाइम नहीं था, इसीलिए हम ये सब के ऊपर उतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है ना। अब ऐसे करके कोई आदमी टेंजेंट का स्लोप निकाल रहा है, टेंजेंट का स्लोप निकाल रहा है, तभी तो निकलेगा, या नहीं तो यदि आप इसके मेथड 2 से करते हैं, आप जानते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा क्या 2x। बस यहाँ पर dy बाई डी एक्स में x के जगह पर 1 रखना था, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2। देखिए कोई आदमी इतना करेगा तब निकालेगा वो dy बाई डी एक्स 2x, है ना। कोई डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेगा तब निकालेगा 2x। देखिए इसका मतलब dy बाई डी एक्स क्या होगा, इस लिमिट के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, इस लिमिट के बराबर आएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, dy बाई डी एक्स को। ऐसे भी आप पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना, तो कहीं ना कहीं dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व होना चाहिए था, समझ में आया क्या। और वो देख लीजिए आ गया dy बाई डी एक्स इसमें। अब आपको महसूस हो गया कि m ऑफ AB जो है इस कर्व का टेंजेंट को दिखा रहा है, और नहीं टेंजेंट के स्लोप को दिखा रहा है,
और देखिए dy बाई डी एक्स भी टेंजेंट के स्लोप को ही दिखा रहा है, तो इसका मतलब मेरे को डिफ्रेंशिएट करने में ज़्यादा फायदा है ना कि इस लिमिट को सॉल्व करने में। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इतना बिल्कुल भी नहीं करना आपको, अब आप ऐसे कीजिए, आप देखें ना, अभी लिमिट के हेल्प से भी किए तब भी मेरा आंसर वही आया, और यदि हम डिफ्रेंशिएट करके करते हैं तब भी आएगा। लिमिट थोड़ा सा बच्चे लोगों को भारी लगता है, बट हम आपको लिमिट पढ़ाएं, याद रखिएगा। डिफ्रेंशिएशन का पहला लेक्चर जो है ना, डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल में हम लिमिट के हेल्प से ही dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर रहे थे वहाँ पर। एक्चुअली dy बाई डी एक्स क्या होता है, किसी कर्व के टेंजेंट के स्लोप को दिखाता है। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट वन कॉमा वन ऑन द कर्व करे क्या, उस मतलब ये जो कर्व दिख रहा है ना आपको, इस कर्व का 1,1 पॉइंट पर जो नॉर्मल है, ठीक है ना, उसका इक्वेशन आपको निकालना है। एक बार देख लेते हैं 1,1 इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। x के जगह पर 1 डालिए, y की जगह 1 डालिए, तो हो जाएगा 2 + 1 3 है ना। LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। तो इस मान लीजिए ये कर्व ऐसा ही है, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए 1,1 पॉइंट है, इधर ले लेते हैं। अब जानते हैं नॉर्मल तब डिफाइंड होगा जब टेंजेंट उस पॉइंट का डिफाइंड होगा। ठीक है ना, पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को ही हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपको क्या, इस कर्व का नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, टेंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए, या नहीं तो देख लीजिए यहाँ पर मान लीजिए इसका स्लोप जो है ना dy बाई डी एक्स है। ठीक है, अरे ऐसे भी आप जानते हैं ना, किसी कर्व के x1 नहीं 1,1 पॉइंट पर टेंजेंट के स्लोप को क्या कहेंगे हम लोग, dy बाई डी एक्स एट 1,1 है ना। अब इनके नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, तो इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव -1 बाई dy बाई डी एक्स है ना, एट 1,1 पॉइंट। नहीं आई बात समझ में। अरे टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन होता है नॉर्मल, समझ में आया क्या, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन होता है नॉर्मल, तो टेंजेंट का स्लोप आप आसानी से निकाल सकते हैं, नॉर्मल का आराम से निकल जाएगा। बट इतना नहीं करना, इतना यदि आप करेंगे तो फिर फंसेंगे। हम आपको ये बता देते हैं, ठीक ना, आप क्या टेंजेंट का स्लोप निकाल पाएंगे, ऐसे सोचिए आप, तब ज़्यादा मजा आएगा, है ना। क्या आप इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप निकाल पाएंगे, हाँ निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इस कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे और इस पॉइंट को रख देंगे, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ना इस कर्व पर, उसका स्लोप निकल जाएगा मेरे को। तो चलिए यहाँ पर 2y + x² = 3, इसको उठा करके चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आ जाएगा इसका DC, 2 × dy बाय DC + 2x = 0, तो आ जाएगा क्या, dy बाई डी एक्स = -x। नहीं आई बात समझ में। अब चलिए ये तो हो गया इस कर्व पर जितना भी टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे सबका स्लोप, लेकिन मेरे को इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो 1,1 इसमें रखना पड़ेगा। x की जगह 1, y की जगह 1, ये y से इंडिपेंडेंट है, तो x की जगह सीधा 1 जाएगा। जैसे बच्चे लोगों को लगता है कि ये कैसे रखें इसको, इसमें यदि ये y का टर्म होता तो y रख देते, y इसमें है ही नहीं तो y नहीं रखेंगे, x केवल रखेंगे, तो x की जगह आपको रखना पड़ेगा 1, और जब आप x की जगह 1 रखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका स्लोप हो गया m = निकल गया कितना, -1 या -1 बोलिए। तो अब इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप यदि आपको निकालने के लिए दिया जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल का नेगेटिव आ जाएगा -1 बाय -1, दिस इज 1। अब चलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या आ जाएगा, y- इक्वेशन निकालने का तरीका तो वही है ना, ऐसा थोड़े नॉर्मल के अलग हो जाएगा। y - y1 = m × m की जगह पर आप जानते हैं 1 रखना पड़ेगा आपको, x - x1,
सो ये आ जाएगा y माइनस वन इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, और हो जाएगा क्या y इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब 3 4 5 क्वेश्चन लगाएंगे तो फिर आपको काफ़ी कंसेप्ट बन जाएगा ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व to the curve x square equals to 4 by passing through 1,2 मान लीजिए यही है ग्राफ इसका। अब देखिए कह रहा है क्या, इस कर्व के नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए, है ना, जब नॉर्मल क्या कर रहा है 1,2 पॉइंट से पास कर रहा है। ध्यान दीजिएगा एक बात यहाँ पर, अभी हम आपको बताए हैं इस पॉइंट को इसमें रखने वाला कंसेप्ट, याद है कि नहीं? इसलिए रख लेते हैं, एक बार देखते हैं कि ये पॉइंट इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। यदि इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये पॉइंट इस कर्व पर लाई करेगा, ये बात आपको मालूम है। और यहाँ देखिए ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ये क्वेश्चन केवल ये बोल दिया कि इस कर्व का जो है ना नॉर्मल का इक्वेशन ज्ञात कीजिए यदि नॉर्मल 1,2 पॉइंट से पास कर रहा है। जैसे मान लीजिए यही वो पॉइंट है जहां का नॉर्मल क्या कर रहा है 1,2 पॉइंट से पास कर रहा है। चलिए ऐसे हम लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले सोचना है क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन को देख करके तो आपको ऐसे महसूस हो रहा है ना कि ऐसे भी यदि हम लिख देते हैं तो मेरा गलत नहीं होगा। अरे बोल रहा है ना कि इस कर्व का जो है ना इस कर्व के नॉर्मल का आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है जब इसका नॉर्मल 1,2 पॉइंट से पास कर रहा है। सही है, मेरा इस कर्व का नॉर्मल का इक्वेशन मेरे को लिखना है। पहले टेंजेंट खींच ले, उसके बाद नॉर्मल खींच लेंगे, है ना। यहाँ का इस पॉइंट पर का नॉर्मल ही है और नॉर्मल 1,2 पॉइंट से पास भी कर रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके कर्व के इक्वेशन को यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा। टेंजेंट के स्लोप से आप क्या करेंगे, नॉर्मल का स्लोप निकाल लेंगे। बट नॉर्मल जो होगा ना एक्स से इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो भी स्लोप देखिए आपका निकला हुआ है सबके सब क्या है, एक्स वाई से इंडिपेंडेंट, मतलब कांस्टेंट टर्म होगा। सही है ना। तो यहाँ देखिए कभी कांस्टेंट आ ही नहीं पाएगा, तो इसका स्लोप हम नहीं निकाल पाएंगे, टेंजेंट का स्लोप नहीं निकाल पाएंगे, तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकलेगा। हाँ है ना। तो एक चीज़ हम कर लेंगे हमेशा कि ये एक चीज़ ये बोल दिया है कि नॉर्मल जो है ना इस पॉइंट से पास कर रहे थे। ये पॉइंट है कहाँ भाई, एक बार ये तो मेरे को चेक करना चाहिए ना। तो इस पॉइंट को क्या करेंगे, एक बार कर्व में रखेंगे। हो सकता है कर्व के इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर ले। यदि ये कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेगा तो कर्व पर का ही ये पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब नॉर्मल जो होगा ना इस पॉइंट से ही डायरेक्ट खींचा गया होगा। ठीक है, इस पॉइंट को रखते हैं एक्स के जगह पर 1। अच्छा नहीं, गलत हो गया। टू कॉमा 1 यहां होगा, ठीक है ना, 2,1। ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक से लिखा गया। अब जैसे देखिए x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, इसमें x की जगह यदि आप 2 रखते हैं 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और यहाँ देखिए 4 × 1 हो जाएगा 4। इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो है ना यहाँ का पॉइंट है 1,2। क्या आपको महसूस हुआ? पहले तो ऐसा बोला नहीं गया था कि ये पॉइंट जो है ना इस पॉइंट पर के नॉर्मल का इक्वेशन आप मेरे को बताओ, केवल ये बोल दिया कि इसका जो नॉर्मल है ना 1,2 पॉइंट से पास करा। अब मेरे को पूरी क्लियरली पता चल गया कि 1,2 पॉइंट पर जो नॉर्मल खींचा गया है ना इस कर्व का, है ना, उसका इक्वेशन निकालना है। तो पहले आप टेंजेंट का स्लोप निकालिए। टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए चलिए y इक्वल्स टू कर लेते हैं क्या, 1/4 × x² dy/dx इक्वल्स टू हो जाएगा 2x/4। दिस इज 1/2 × x। ठीक है, अब dy/dx में आपको करना कुछ नहीं है, x के जगह पर 1, y की जगह पर 2 डालिए, और देख लीजिए यहाँ पर ये एक y से इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब मेरे को इसके जगह पर 1 डालना पड़ेगा, x के जगह पर y तो है नहीं इसमें, तो 1/2 इसका स्लोप हो गया। तो ऑब्वियसली इसके नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा, इसके रेसिप्रोकल का निगेटिव, मतलब -2। इतना तो आपको समझ में आता है ना।
इसका स्लोप आ जाएगा -2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम आपको स्ट्रेट लाइन क्यों पढ़ाए थे पहले, आज समझने का टाइम आ गया है कि उस मतलब नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। अब देखिए मेरे को इसका इक्वेशन निकालना है, तो इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि इस पर एक पॉइंट था, इसका स्लोप मालूम होना जरूरी है। और इस लाइन का देखिए स्लोप आपको मालूम है -2, पॉइंट मालूम है, तो क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा, है ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज हो जाएगा क्या, y माइनस y1, y1 2 है और m इंटू -2 इंटू x माइनस x1। ठीक है, चलिए करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस 2 इक्वल्स टू -2x और प्लस कितना 2, और इसको उठा करके हम इस साइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस y इक्वल्स टू 4 भी कर लेंगे, तब भी मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2 8x इक्वल्स टू 1 and also find the point of contact of tangent। ठीक है ना। देखिए इसमें क्या कर रहा है क्या, ये जो कर्व आपको दिख रहा है इसका टेंजेंट का स्लोप निकालना है x इक्वल्स टू 1 पॉइंट पर। ठीक है ना, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है, मतलब कि जिस पॉइंट पर के टेंजेंट का स्लोप आप निकाल रहे हैं ना, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी मेरे को चाहिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या, जैसे आपको बता देते हैं, यहाँ देखिए मान लीजिए यही एक कर्व, ऐसे ये कर्व नहीं है, ये ऐसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी चलिए हम मान करके चलेंगे ऐसे। इसका भी ग्राफ खींचना कोई बड़ी बात नहीं है ना, इसका भी ग्राफ आप आसानी से खींच सकते हैं, और हम आपको बताएंगे मैक्सिमम मिनिमा खत्म करते करते जो है ना, इसका ग्राफ हम आपको बता देंगे कैसे खींचा जाता है। ठीक है, बिल्कुल भी सोचना नहीं है आपको। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये कर्व है और इसका जो टेंजेंट है ना, ठीक है, ये है, और इसका स्लोप चाहिए मेरे को। समझ में आया क्या। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको बोलेंगे, यही ना है, यही तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस टेंजेंट का। समझ में आया क्या, इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, इसका कोऑर्डिनेट मेरे को चाहिए। चूंकि यहाँ का x कोऑर्डिनेट आपको मालूम है 1, देख लीजिए ना, x इक्वल्स टू 1 पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ना, उसका स्लोप मांग रहा है। तो x इक्वल्स टू 1 आपको मालूम है, तो इसमें क्या करना है, आपको x की जगह 1 डालना है। देख लीजिए आ जाएगा 3 माइनस 5 प्लस 2, कुल मिला करके आ जाएगा क्या 0। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया मेरे को। अब इसका स्लोप निकालने के लिए इस टेंजेंट का स्लोप निकालना, चलिए नॉर्मल का भी स्लोप निकालेंगे, बोला नहीं गया है लेकिन निकालेंगे। नॉर्मल का भी इक्वेशन निकालेंगे, टेंजेंट का भी इक्वेशन निकालेंगे, बोला नहीं गया, ये हम एक्स्ट्रा लगा देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए मेरे को स्लोप निकालना है, तो y इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये 5 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4 नहीं 12 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 10x। ये कांस्टेंट इसका dc आ जाएगा 0। अब चलिए dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, x इक्वल्स टू 1 पॉइंट पर, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 10, दिस इज 2। ठीक है, मतलब इस टेंजेंट का स्लोप निकल गया 2। अब आप ऐसे बोल सकते हैं m ऑफ t का मतलब आप समझिएगा टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक ना, जो आ गया 2। m ऑफ n यदि हम कहीं लिखते हैं तो आप समझिएगा नॉर्मल का स्लोप मांगा जा रहा है उसी पॉइंट पर का, है ना, तो -1/2 आ जाएगा। चूंकि इसका रेसिप्रोकल का मतलब जैसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और 3 का रेसिप्रोकल 1/3, और इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव ले लीजिए, मतलब 1/2 का नेगेटिव हो जाएगा क्या
इनके नॉर्मल का स्लोप, मतलब किसी भी दो लाइन यदि परपेंडिकुलर आता है उसमें से एक का स्लोप m रहे, दूसरे का स्लोप -1/m, ठीक है ना। चलिए अब निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए टेंजेंट पर एक पॉइंट तथा उसका स्लोप मालूम होना जरूरी है। देख लीजिए टेंजेंट पर पॉइंट मालूम है 1,0, चूंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब हम निकाले हैं तो उस टाइम में मेरे को निकल गया था टेंजेंट पर पॉइंट और स्लोप निकल गया टेंजेंट का 2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा y-0 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या आ जाएगा, y1 m इंटू -1/2 इंटू x माइनस x1 के जगह पर ले लीजिए ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोई भारी बात नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हैं हर चीज को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल normal to the curve y equals to a sine cube theta and x equals to a cos cube theta at theta equals to π/4. Also find point of contact of the tangent to the curve. अब देखिए ये पैरामीट्रिक आपको डिफरेंशिएशन लग रहा है, dy/dx निकालना है, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। dy/dx निकालने के लिए आपको बताया था dy/dx बराबर होता है dy/d थीटा बाई dx/d थीटा, है ना। dy/dx निकल जाएगा। आपको देखिए निकालना क्या है, m टेंजेंट पहले निकालना पड़ेगा आपको। m टेंजेंट क्या आ जाएगा, dy/dx एट थीटा इक्वल्स टू π/4। क्या ये बात आपके दिमाग में आया, ये हो गया थीटा इक्वल्स टू π/4 पॉइंट पर का टेंजेंट का स्लोप इस कर्व पर का, है ना, इस कर्व का। और m नॉर्मल क्या हो जाएगा, टेंजेंट निकल जाएगा तो नॉर्मल निकालना तो काफी इजी है। ठीक है ना। अब चलिए dy/d थीटा निकाल लेते हैं पहले, चूंकि y इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करने तो आपको आता है, लिख लेते हैं। चलिए y इक्वल्स टू क्या, a साइन क्यूब थीटा, इसीलिए dy/d थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। x इक्वल्स टू दिया हुआ है क्या, a कॉस क्यूब थीटा, तो dx/d थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। आप कीजिएगा डिफरेंशिएट। अभी डिफरेंशिएशन के मामले में तो हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे इस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करके ये हम लाए हैं, ठीक है ना। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन हम बता दिए हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं लेक्चर, ठीक है, डिफरेंशिएशन का। और डिफरेंशिएशन का लेक्चर देख करके ही आप आइए ये सब चैप्टर को पढ़ने के लिए, ना, तो ज़्यादा आपको फ़ायदा महसूस होगा। चलिए dy/dx को आप लिख सकते हैं क्या, dy/d थीटा बाय dx/d थीटा। सबको क्या कि थीटा से डिवाइड लगा दी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और इसका देखिए वैल्यू दिया हुआ है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा क्या -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। कट पिट होते हुए जो है ना, ये आ जाएगा क्या -10 थीटा। आप निकालिएगा। अब dy/dx का वैल्यू निकाल लीजिए, थीटा इक्वल्स टू π/4 पर, तो ये कितना आ जाएगा -1। इस कर्व का जो टेंजेंट है ना उसका स्लोप निकल गया -1, तो m नॉर्मल क्या हो जाएगा, m ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा 1, चूंकि इसके रेसिप्रोकल का निगेटिव -1 का रेसिप्रोकल होता है -1/-1,
और उसमें फिर से आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, निकालिएगा। ये सब तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। क्या अब आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना तो बिल्कुल ईजी है। देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म में यदि फंक्शन दिया हुआ रहे है ना, उसका पॉइंट ऑफ मतलब उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यदि आपको निकालना रहे, करना कुछ नहीं है, बस इस पॉइंट को, जो पॉइंट आपका है थीटा इक्वल्स टू π/4, उसको क्या कीजिए y की जगह y इक्वल्स टू जो भी दिया हुआ है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या पैरामीट्रिक फंक्शन है ना, उसमें क्या कीजिए थीटा की जगह पर यहाँ पर रखना है π/4, और इसमें x की जगह पर भी क्या x इक्वल्स टू जो a cos क्यूब थीटा, इसमें भी क्या कीजिए थीटा की जगह π/4 रख दीजिए। ऐसे भी आप समझिए किसी ये जो भी कर्व है ना, इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, x ये दे रखा है, y ये दे रखा है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, y। अरे उस टेंजेंट, वो जो टेंजेंट है ना कर्व का, वो x, y पॉइंट पर का है, नहीं उस टेंजेंट का जो स्लोप आप निकाल रहे हैं ना, वो क्या है x, y पॉइंट पर का। अब x, y पॉइंट पर का यदि टेंजेंट का आपको स्लोप निकालने के लिए आ गया, तो क्या वो पॉइंट आप नहीं निकाल पाएंगे? और देख लीजिए जब थीटा इक्वल्स टू π/4 है तब निकालना है आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कीजिए सीधा सीधी थीटा का वैल्यू इसमें रख दीजिए ना, तो क्या आ जाएगा a cos क्यूब π/4 और यहाँ पर देखिए a sin क्यूब π/4। यदि आपको अच्छे से सॉल्व करने आता है तो ये हो जाएगा 2√2 एक है ना, a/2√2, यहाँ भी हो जाएगा क्या a/2√2। सुनिएगा एक मिनट फिर से, पैरामीट्रिक फॉर्म का यदि कभी भी फंक्शन आपको दिख जाए ना, समझे क्या, और उसमें dy/dx निकालना रहे, तो अलग अलग करके क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए थीटा का फंक्शन है y भी और x भी, दोनों को d थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे। dy/dx बराबर हो जाएगा dy/d थीटा, ठीक है। और वहां से क्या करेंगे dy/dx निकाल लेंगे, और जिस पॉइंट पर कर आए टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए उस पॉइंट को पिला देंगे उस, है ना, dy/dx को। जैसे dy/dx यहाँ पर क्या निकल गया -10 थीटा, तो बस यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू π/4 रख दीजिए। और यदि आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेगा निकालने के लिए, जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट का स्लोप निकाले हैं, है ना, उस पॉइंट को सीधा सीधी y बराबर जो दिया हुआ, x बराबर जो दिया हुआ, उसको उसमें रख दीजिए, है ना, आपको निकल जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है ना, और अगला लेक्चर में हम NCERT के प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये सब बेसिक प्रॉब्लम था जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी था, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में NCERT का जितना भी प्रॉब्लम है ना उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद देखेंगे यदि मेरा मन करेगा तो अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम हम लगा देंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।